दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासी चौसर पर पासे इससे पहले भी फेंके जा चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात पर शहमात का खेल इससे पहले भी हुआ है, लेकिन रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में जिन बातों का जिक्र हो रहा है वो ना तो चौसर है और ना ही कोई बिसात है। इसके पीछे दिल्ली की ताकत है, गुजरातियों की जरूरत है, मुंबई पर कब्जा करने की सोच है और शायद महाराष्ट्र एक ऐसा सूबा है जिसकी जरूरत दिल्ली को सबसे पहले महसूस हो चुकी है। यह लड़ाई हिंदुत्व की नहीं है। इस लड़ाई के अक्स तले यह भी ना देखिए कि किस विधायक को क्या मिल रहा था और किस विधायक को क्या नहीं मिला। इसके आश्रय यह भी परखने की कोशिश मत कीजिए कि शिवसेना इस तरीके से टूटेगी या इस तरीके से बिखर जाएगी और एक नाथ शिंदे के पीछे 2/3 से ज्यादा विधायक एक झटके में खड़े हो जाएंगे। जी नहीं, यह एक नाथ शिंदे की ताकत नहीं है। यह ताकत दिल्ली के उन रहनुमाओं की है जो अपने तौर पर इस देश में सियासत चलाते आए हैं और यह छठा राज्य होगा जहां पर जिस ऑपरेशन को चलाया जाता है उसमें तकरीबन 1 से 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो ही जाते हैं। उस खर्च को भी मत देखिए, उसके आश्रय यह देखिए कि जब राजनीतिक सत्ता मिलती है तो कितनी वसूली उसके बाद होती है। और अब तो 2 महीने के बाद बीएमसी के चुनाव भी होने हैं। सबसे महंगा चुनाव होता है ये, और जहां सबसे ज्यादा ताकत मिलती है। और बीएमसी चुनाव का मतलब ही शिवसेना है। शिवसेना पहले हिंदू हृदय को लेकर चला करता था, लेकिन अब तो वो सेकुलर के साथ खड़ा है। तो किस रास्ते चलना है और किस तरीके से इस पारदर्शी राजनीति को समझना है, आज एक एक पन्नों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोपहर 1 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी और इसके ठीक समानांतर दिल्ली से जो निर्देश सूरत तक पहुंचेंगे और सूरत से होते हुए निर्देश मुंबई में अलग अलग राजनीतिक गलियारों से गुजरते हुए दूसरे राजनीतिक दलों के विधायकों पर भी असर डालने की शुरुआत कर देंगे, तो बचेंगे सिर्फ 36 घंटे। जी, यह पूरी की पूरी राजनीति 72 घंटों की है। इस 72 घंटों में जो होना है हो जाएगा। 36 घंटे बीत चुके हैं। आने वाले 36 घंटों में बहुत कुछ तय शिवसेना को करना है, बहुत कुछ बचाना कांग्रेस को है। और एनसीपी यानी शरद पवार जो देश के राष्ट्रपति इसलिए नहीं बनना चाहते थे कि वह मुख्यधारा की राजनीति करते रहें, तो देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भी मात दे दी। लेकिन क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस का यह दिमाग था, या फिर दिल्ली बैठे आकाओं ने जिस तरीके की रसद और ऑक्सीजन दी है उसी के आश्रय महाराष्ट्र की सियासत अपने आप को पलटने और बदलने के लिए तैयार बैठी है? ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जो रात के अंधेरे में राज्यपाल के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और साथ में अजीत पवार होते हैं। ये वही देवेंद्र फडणवीस हैं जिनके साथ एक नाथ शिंदे की यारी आज से नहीं, जब समृद्धि एक्सप्रेस था और उसके बाद जब उसमें भ्रष्टाचार को लेकर शिवसेना फाइल खोलना चाहती थी, तो इस बात का एहसास एक नाथ शिंदे को भी था, क्योंकि जब यह गड़बड़ी हुई थी उस समय वही कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन बाकियों का क्या मतलब है? इतनी बड़ी तादाद में शिवसेना के एमएलए क्यों एक नाथ शिंदे के साथ चले गए? जरा परत दर परत परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। शिवसेना का मतलब उनके अपने विधायकों को लेकर शायद बड़ी शून्य सी स्थिति है। जितनी तरजीह एनसीपी के एमएलए को दी जाती है, उतनी तरजीह शिवसेना के एमएलए को इस दौर में नहीं मिली। 2.5 साल वक्त गुजर चुका है और जो शिवसेना के एमएलए हैं वह जिस ग्रामीण इलाकों से आते हैं, उन ग्रामीण इलाकों में उनकी अपनी ताकत, जो विधायक शिवसेना के हैं उनकी अपनी ताकत शिवसेना के समानांतर कहीं ज्यादा है। यानी यह कॉकटेल जहां काम करता है कि विधायक की अपनी ताकत और शिवसेना की अपनी पहचान दोनों अगर जुड़ जाए। लेकिन इस दौर में इन विधायकों के सामने जो सवाल उभर कर आया और जो उभर कर लाया जा रहा है, दोनों में अंतर है। कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की पटरी छोड़ दी गई। कहा जा रहा है कि विधायकों को जो सहूलियत और जो मलाई चाहिए थी वह भी नहीं मिल पा रही थी। तो क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस सब कुछ दिला देंगे और यह वादा कर दिया गया? जरा समझिए इस बात को कि शिवसेना के जो विधायक
सूरत में रात के अंधेरे में चले गए। उसमें से 9 तो स्पेशल विमान के जरिए गए, 6 कार के जरिए गए, बाकी बसों पे भरकर गए। और ये ले मेरिडियन जो पहुंचे 280 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में, उसी वक्त तय हुआ कि अगले 72 घंटों पर नजर राज्यपाल को रखनी है। जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल को ही इसकी बागडोर थमाई गई है कि आपको नजर रखनी है। तो क्या राज्यपाल भी राजनीतिक तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो गया? यकीनन वो शामिल हैं। और जिन परिस्थितियों में चला जा रहा है उसमें जरा शिवसेना के विधायकों को देखिए, वो कहां से चुन कर आते हैं। और उनके लिए उनकी पहचान शिवसेना की मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे की, आदित्य ठाकरे की, संजय राउत की। इसके अलावे जैसे ही पलटिएगा, आगे बढ़िएगा तो शरद पवार सामने खड़े आएंगे। उसके आगे बढ़िएगा तो नाना पटोले आपको दिखाई देंगे कांग्रेस के। लेकिन ये 3 पार्टियों के रास्ते महाराष्ट्र के भीतर में अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन को मजबूत करना और पैसे के तौर पर यानी पार्टी फंड को कैसे विस्तार देना है, इसी दिशा में पूरी सरकार काम करती रह गई। और इस दिशा में उसने देखा नहीं कि एक राज्य को चलाने के लिए 3 पॉलिटिकल पार्टी और जनता भी अगर सोच रही है कि बीजेपी से हटकर यह एक अच्छी सरकार चल तो जाए, लेकिन उसमें अगर सब कुछ समेटा जा रहा है तो दूसरी तरफ तो पैसे की बारिश हो सकती है। यह पैसा कितना है, कितना लगा है, किस पर लगा है? क्या वाकई डील हुई है कोई कि आपको इतने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? जी नहीं, ऐसी कोई डील नहीं हुई है। लेकिन जो बजट बनाया गया है वो 2000 करोड़ से कम का भी नहीं है। तो यह बजट है क्या? और क्या वाकई जिस ऑपरेशन लोटस का जिक्र बार बार हो रहा है, जिसमें इस बात की जानकारी दी जा रही है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद अब महाराष्ट्र, लेकिन शिवसेना की अपनी स्थिति इस रूप में बिखर जाएगी, ये किसने सोचा होगा? और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पहली बार शिवसेना के भीतर कोई बगावती बोल है। बाला साहब ठाकरे के खिलाफ छगन भुजबल 1985 में खड़े हो गए थे। जब उनको नगर की राजनीति में लाकर लपेट दिया था बाला साहब ने, छगन भुजबल ने वहां से आक्रोश के साथ चीजों को आगे बढ़ाया। नारायण राणे 2005 में 10 एमएलए के साथ निकले थे इसी शिवसेना से। राज ठाकरे भी तो 2005 में अपनी पार्टी बनाने के लिए निकल पड़ते हैं और 2006 में नवनिर्माण सेना बना लेते हैं। उसके बाद अब एकनाथ शिंदे निकले हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे इन तमाम परिस्थितियों पर इसलिए भारी है क्योंकि वह 2 ही मुद्दे उठा रहे हैं। पहला मुद्दा यह है कि हम जो चाहते हैं उसमें दखल है मुख्यमंत्री का और आदित्य ठाकरे का, जो सबसे ताकतवर मंत्री है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं। बिल्डर लॉबी जो है, ये नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, वो अपने तौर पर चीजों को देखना परखना चाहते हैं। तो बिल्डर लॉबी ने एकनाथ शिंदे के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, उसने दस्तक दी मुख्यमंत्री के घर पर, यानी मुख्यमंत्री के ऑफिस में। वहीं से फाइलें रुक गई। उसके बाद कई अधिकारियों की नियुक्ति एकनाथ शिंदे चाहते थे, वो नहीं हो पाया। वो ठाणे हो, वो पालघर हो, या फिर अपने तौर पर कहें तो तीसरी परिस्थिति जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सारे विधायक जो चल गए हैं उसमें आप ध्यान दीजिए। अब्दुल सत्तार सिलोट से आते हैं, शंभूराज देसाई पाटन से आते हैं, संदीपन राव भुमरे पैठन से आते हैं, उदय सिंह राजपूत कनाड़ से आते हैं, बुल्ढाना से संजय गायकवाड़ आते हैं, विश्वनाथ भोयर कल्याण वेस्ट से आते हैं, खानपुर से अनिल बाबर आते हैं, बालापुर से नितिन कुमार भीखन राव ताले आते हैं, संजय भास्कर राव भुलकर मेहकर से आते हैं, कोरेगांव से महेश शिंदे आते हैं, संगोला से शाजी बाबू पाटिल आते हैं, प्रकाश राव जो है राधा नगरी से आते हैं, टिगरस से संजय दुलीचंद राठौड़ आते हैं। यानी ध्यान दीजिए इन जगहों पर पालघर, भिवंडी ग्रामीण, अंबरनाथ, नंदनगांव, पिचौरा, अलीबाग, इरानाडोल, नांदेड़ नॉर्थ, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद वेस्ट, बीजापुर, उमरगा, परांडा, राधानगरी, ये कैसे इलाके हैं? अधिकतर आपको ग्रामीण इलाकों के विधानसभा सीट से चुने हुए विधायकों की वो फहरिस्त निकलेगी जिसमें 30 विधायक शामिल हैं और 31वें विधायक खुद एकनाथ शिंदे हैं। इन सारे विधायकों के इलाके में कोई काम नहीं हो रहा था। ये क्या करें? पहला सवाल जिसको उभारा जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या वाकई राजनीतिक ताकत के साथ इस दौर में जब 106 एमएलए के साथ बीजेपी है तो उसे अब बहुत कम विधायकों की जरूरत है? और जिस आंकड़े के आसरे खेल चल पड़ा है उसमें 31
विधायक अगर कम हो जाते हैं इस महाअघाड़ी से तो यह घटकर 122 पर आ जाएगा, और दूसरी तरफ 31 विधायक बढ़ जाते हैं तो यह 143 के नजदीक आकर खड़ा हो जाएगा। और चाहिए भी 143 ही, एक पद रिक्त पड़ा हुआ है 288 में से, यानी 144 से कम 143 ही चाहिए सत्ता बनाने के लिए। तो क्या इस बात का ऐलान हो जाए कि सत्ता बन रही है, या सत्ता पलट रही है, या फिर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है? सवाल इसमें दो है। ये 72 घंटे का टारगेट लिया गया कि किसी भी हालत में शिवसेना शहीद के तौर पर अपने आप को ना रख पाए। इसके लिए एकनाथ शिंदे, जिसके लिए कड़ी का काम, एक वक्त एकनाथ शिंदे कड़ी का काम करते थे शिवसेना और बीजेपी के लिए, जो बाला साहब ठाकरे के भी करीब हुआ करते थे, और आनंद दीघे, अगर उस पीरियड में चले जाइएगा जिस समय शिवसेना बन रही थी, खड़ी हो रही थी, उसके पास जाबाज कार्यकर्ता थे और शानदार कार्यकर्ता थे, उसमें ठाणे के आनंद दीघे को आप नहीं भूल सकते हैं। आनंद दीघे इस एकनाथ शिंदे के गुरु हैं राजनीतिक तौर पर। और अगर आप आनंद दीघे की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर आनंद दीघे के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के दौर की कई परतें ऐसी नजर आएंगी जो बिखरी हुई नहीं है, जो आपको टूटी हुई नजर आएगी, जो इस त्रासदी के साथ आज भी भोग रहे हैं लोग जो आनंद दीघे को मानते हैं। उनके घर में उनकी तस्वीरों को चारों तरफ से पटा पड़ा है। कहीं मौका मिले तो ठाणे के इलाके में जाकर उनके घर भी जाना चाहिए। यह मैसेज वहां से निकलता है कि शिवसेना जिस रास्ते चली, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी, वो चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, 1995 में नहीं बने, मनोहर जोशी बने। उन्होंने किसी भी हालत में अपने हाथ में कमान थामे रखी बिना मुख्यमंत्री बने हुए। और ठाकरे परिवार के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों सरकार बन गए। सरकार से इतर सरकार महाराष्ट्र की राजनीति का पहला पाठ यह है, जो सरकार को चलाता है वही असल में सुपर सरकार के तौर पर होता है, जो बाला साहब ठाकरे अपने तौर पर चलाते आए। इस रास्ते शरद पवार भी चले। शरद पवार दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासत साधते रहे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के पीछे जो ऑक्सीजन और रसद लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह की अपनी जो चाणक्य नीति रहती है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस रूप में मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं, इन दोनों परिस्थितियों ने हर उस पोटली को खोल दिया जिस पोटली के आसरे अब यह कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में अगले 36 घंटों में शिवसेना शहीद के तौर पर नजर ना आए। इसके लिए एक बिसात कहें या चौसर कहें या इससे हटकर सियासी मौका कहें, इसी को बिछाने में लगी हुई है, जिसमें बीजेपी की तरफ से लगातार उग्र भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा कि इनको तो सत्ता मिलनी नहीं थी, सत्ता मिल गई। ये कांग्रेस के साथ विचारधारा का मेल नहीं खाते हैं लेकिन साथ खड़े हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे एक वक्त एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते थे, आज एक साथ खड़े हैं। यह गठबंधन मेल कतई नहीं खाता। अब इस बात को लेकर आना है सामने। दूसरी बात, महाराष्ट्र के भीतर में ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दौर में सिर्फ अपने लिए कमाने की ही सोची, राज्य को चलाने की नहीं सोची। इस मैसेज को भी कन्वे किया जाएगा। तीसरा मैसेज यह है कि शिवसेना अपने तौर पर अपने परिवार और चंद लोगों के इर्द गिर्द आकर फंस चुकी है। तो ऐसे में सरकार कहां है? सबको सत्ता चाहिए। तो वह विधायक जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं और उनकी तादाद लगभग 22 है, और उसके अलावे एकनाथ शिंदे जो अपने तौर पर बड़े प्रमुख स्थान रखते थे, उनको जिस तरीके से दरकिनार किया गया, तो वह राजनीति को नहीं साधते तो क्या करते? 3 सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सवाल उस ताकत का है जिस ताकत के आश्रय शिवसेना कहती है ईडी, लेकिन अंदरूनी तौर पर हर कोई जानता है पूंजी यानी पैसा। कितना पैसा किस रूप में किधर से आ रहा है, कैसे लग रहा है, यह पहला खेल है। दूसरी स्थिति, इस पहले स्थिति में समझिए कि ईडी के दायरे में जो लिस्ट इस दौर में बताती है कि ईडी के दायरे में, मान लीजिए हम अगर नेताओं का जिक्र करें तो नवाब मलिक भी अंदर हैं, अनिल देशमुख भी अंदर हैं, लेकिन शिवसेना के 6 एमएलएस दायरे में हैं ईडी के। एनसीपी के 8 एमएलएस दायरे में हैं ईडी के।
कांग्रेस के 4 नेता दायरे में हैं ईडी के, यानी कुल मत मिलाकर 18 लोग ईडी के दायरे में, जिसका जिक्र शिवसेना बार बार करेगी। सवाल उसके आगे का है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से जब आप परखते हैं तो आपकी जानकारी में आता है कि बीजेपी के 106 एमएलए और दूसरी तरफ शिवसेना के 56 एमएलए, ये दोनों गठबंधन के साथ लड़े। तो एक मैसेज लगातार दिया जा रहा है कि दरअसल शिवसेना को सत्ता में लाने के लिए जो जनता ने वोट किया था, वह वोट तो बीजेपी के साथ रहने के लिए किया था, और आप अलग कैसे चले गए? तो क्यों नहीं शिवसेना का 2/3 हिस्सा खिसक कर बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है? तो यह उनकी जरूरत है, क्योंकि अब महत्वपूर्ण चुनाव सामने आकर खड़ा है जो बीएमसी है, और बीएमसी में शिवसेना की ताकत को कैसे कम किया जाए। यह तो अच्छा है कि इस दौर में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर जो भी उलझने थी, इस वजह से यह चुनाव लेट हो गया, नहीं तो अप्रैल मई में चुनाव हो जाता है। अब यह मानसून के बाद होगा, यह माना जा रहा है, और 6-8 जुलाई तक इसका ऐलान तारीखों का भी हो जाएगा। यानी दिल्ली की नजर बीएमसी चुनाव पर है, दिल्ली की नजर शिवसेना के उस वोट बैंक पर है जो वोट बैंक हिंदुत्व के आश्रय शिवसेना के पास हमेशा से रहा है, और वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। लेकिन जब से दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बने और साथ में अमित शाह बने, और गुजरातियों का एक बड़ा तबका जो मुंबई के भीतर से ही सारे बिजनेस करता है, उसको एक संकट था कि शिवसेना अगर सामने खड़ी रहेगी और दिल्ली में अपने गुजराती भाई होने के बावजूद भी राहत रियायत महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं मिलेगी, तो फिर गुजरातियों के होने का क्या मतलब है? इसीलिए वह पूरी रसद और पूंजी जिस रूप में लगाई गई, उसमें सेंध लगा पाने की स्थिति में शिवसेना नहीं आ पाएगी। यह एक फैक्ट है। दूसरी स्थिति यह बनती है कि चूंकि जो सारे एमएलए हैं उनके परिवार महाराष्ट्र में ही हैं, इसीलिए यह 72 घंटे का टारगेट रखा गया है कि अगर आप तेजी से कार्रवाई नहीं करेंगे तो परिवारों का दबाव शिवसेना के उन विधायकों पर आ जाएगा जो विधायक सूरत में बैठे और सत्ता पलटने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ निकल पड़े हैं। तीसरी स्थिति है कि जो पैसा 2000 करोड़ का मान लीजिए लगाया गया है, जिसका जिक्र अंदरूनी तौर पर हो रहा है, तो अब शिवसेना गद्दी ना खोने पाने देने की स्थिति में 5000 करोड़ भी लगा सकती है, और महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता के पास पूंजी की कमी नहीं होती है, और वह पूंजी 5000 करोड़ की हो या 10,000 करोड़ की हो, और आने वाले वक्त में किसको किस जगह पर बैठाना है ये भी है। इसीलिए इस ऑपरेशन की उम्र चौसर और शतरंज की तरह बिल्कुल नहीं है। चौसर भी बहुत लंबा चलता है और शतरंज की बिसात भी कई दिनों तक चलती है, लेकिन इसकी उम्र बहुत छोटी है। इस 36 घंटों में 3 काम दिल्ली को करने हैं। पहला, शिवसेना शहीद होती हुई नजर ना आए। दूसरा, शिवसेना जिस रूप में सत्ता चला रही है वो सत्ता नहीं चला रही है, बल्कि उसने अपनी विचारधारा को तिरोहित कर दिया है और वह सिर्फ पैसे बना रही है, यह भी अप्रोच लेकर दिल्ली चल पड़ेगी। तीसरी परिस्थिति, जो पूरे की पूरी बीजेपी और शिवसेना की राजनीति इससे पहले गठबंधन के आश्रय चलती रही, उसका पूरा हिस्सा कैसे बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 2024 के चुनाव, उससे पहले बीएमसी के चुनाव, और 2024 में ही विधानसभा के महाराष्ट्र के चुनाव भी होने हैं, यानी पहले लोकसभा का चुनाव फिर विधानसभा का चुनाव। लेकिन इन 2-3 बातों से इतर सबसे महत्वपूर्ण है, मुंबई एक व्यावसायिक नगरी है और भारत की आर्थिक नगरी के तौर पर जानी जाती है। वहां पर हर हाल में काबिज होना है, क्योंकि जो विदेशी निवेश भी आ रहा है, राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान बीते 2.5 बरस में महाराष्ट्र में विदेशी निवेश उतना आ नहीं पाया जितना औसतन इससे पहले आता था, और दिल्ली ने इस दौर में बहुत चीजें ट्रांसफर भी की, और कई विदेशी निवेश वाली बड़ी कंपनियों ने अपने आप को तमिलनाडु कोई ले गया, कोई कर्नाटक ले गया, लेकिन महाराष्ट्र उनका प्रिय स्थल जिनका भी रहा है, समुद्र के किनारे कहिए या बॉम्बे का कल्चर कहिए, या वहां पर कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर्स, जो बड़ी तादाद में 500 बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, उस मुंबई पर कब्जा एक क्षेत्रीय पार्टी का कैसे हो सकता है? खासतौर से तब जब पूरे देश को साधने के लिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और रणनीति बनाते हुए अमित शाह के जरिए इस पूरे देश में चलती चढ़ी और ऑपरेशन लोटस का एक पूरा का पूरा एक
स्ट्रेटजिकली एक रास्ता निकल कर आता है और यह रास्ता अपने तौर पर ईडी के साथ भी मिलता होगा, बड़ी तादाद में पैसे से भी मिलता होगा और व्यवसाय और व्यापारियों के आश्रय भी मिलता होगा। अब यहां पर जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर और एमएलसी रविंद्र फाटक जाकर एकनाथ शिंदे से मिलते हैं सूरत में। बीजेपी के एमएलए संजय कुटे वह भी जाकर मिलते हैं एकनाथ शिंदे से। और पहली बार जो मैसेज निकल कर आया कि अगर 56 में से 31 विधायक शिवसेना के उद्धव ठाकरे के खिलाफ रास्ता पकड़ सकते हैं तो क्या यह बार्गेनिंग तो नहीं है, और क्या यह पार्टी तोड़ने से पहले सत्ता की मलाई इन सभी को मिल जाए उस दिशा में उठाया गया कदम तो नहीं है। और इसी को परखने के लिए ये तीनों लोग गए और तीनों के चेहरे उस दौर में निकल कर आए जहां पर यह पता चला कि दरअसल डोर कहीं और है। यह डोर दिल्ली के हाथ में है। इस डोर को थामे हुए देवेंद्र फडणवीस दिल्ली इसीलिए पहुंचे कि वह उस पूरी स्ट्रेटजी को बनाना चाहते हैं जो राज्यपाल के सामने जब रखी जाए तो उसमें ना तो दल बदल कानून हिस्से में आए और ना ही ऐसी परिस्थिति आए जिसमें विधानसभा के भीतर जब बहुमत साबित करने का जिक्र हो तो वो पहले ही सत्ता शिफ्ट हो चली हो। यानी उसकी जरूरत है या नहीं है, यह राज्यपाल को तय करना पड़ता है कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन राज्यपाल अगर उससे आगे निकल जाएंगे, वो आगे तभी निकलेंगे जब यह मैसेज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि दरअसल शिवसेना की सत्ता शहीद नहीं हुई, वह अपने कारणों से ढही हुई है। तो यह पूरी स्ट्रेटजी अपने तौर पर काम कर रही है। अब सवाल यह है कि 1 बजे कैबिनेट की बैठक है, उसमें क्या होगा, उसमें कोई बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं क्या, पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जो स्ट्रेटजिकली इससे पहले शहमात की परिस्थितियों में राज्यसभा के चुनाव में हुआ, जो विधान परिषद के चुनाव में हुआ और जिसको लेकर बीएमसी को साधने का प्रयास करना चाह रही है बीजेपी, क्या उस दिशा को पुख्ता तरीके से अमल में लाने के लिए जो भी एक पूरी चौखट जो तैयार की जा रही है वो तैयार होते ही राज्यपाल मूव कर जाएंगे क्या? पहले राज्यपाल ब्लिंक करेंगे या एकनाथ शिंदे ब्लिंक करेंगे? एकनाथ शिंदे पहले ब्लिंक करेंगे या देवेंद्र फडणवीस पहले ब्लिंक करेंगे? या फिर केंद्र के इशारे का कहीं ना कहीं इंतजार हो रहा है कि पहले कौन आंख मचकाए जिसके बाद स्थिति राजनीतिक सत्ता के घटनाक्रम में प्रतिकूल शिवसेना के होती चली जाए? इंतजार 3 बातों का करना है। पहला, इस 36 घंटे में अगर शिवसेना शहीद होती हुई दिखाई देती है तो फिर इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा। दूसरा, एकनाथ शिंदे के साथ अगर 31 विधायकों की जो पूरी फहरिस्त निकल कर आ रही है, 56 के हिसाब से देखिए तो अभी भी कुछ और विधायक चाहिए। सत्ता तो गिर जाएगी तो क्या चुनाव की दिशा में चले जाएगा महाराष्ट्र? इस दिशा को लेकर ही फाइनल फैसला करना है कि अगर सत्ता ट्रांसफर नहीं हो रही है तो चुनाव में जाने के लिए क्या सभी तैयार हैं? कांग्रेस ने कमलनाथ को नियुक्त किया है कि अपने विधायकों को आप एकजुट रखिए। शरद पवार अपनी उंगलियों में उस बिसात को गिन रहे हैं जहां पर उन्हें इसका अंदेशा अगर हो गया कि शिवसेना जा रही है तो फिर क्यों नहीं बीजेपी के साथ में मिलकर क्या सरकार बनाई जा सकती है? इस दिशा में एनसीपी जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति है, सत्ता चाहिए हर किसी को। यह साधने की दिशा में एनसीपी का दिमाग चल सकता है। एनसीपी का मतलब शरद पवार है। यानी बीजेपी 3 स्थिति को एक साथ लेकर चल रही है। पहला, शिवसेना माइनस बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? दूसरा, शिवसेना की सरकार कैसे गिरेगी? और तीसरा, शिवसेना शहीद ना हो बल्कि वह अपने बोझ से ही दबकर खत्म हो गई और इस परिस्थिति में हम चुनाव में अगर चले जाएंगे तो हमको लाभ होगा। यह बीजेपी की तीसरी प्लानिंग है। इंतजार करते हैं, बहुत कम घंटे बचे हैं। सही मायने में बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलेगा अगले 36 घंटों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।